देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, जब भी तुम लोग को पिछला लेक्चर चाहिए होगा तो तुम लोग मांग सकते हैं मेरे पास से कि हाँ सर ये वाला कंटेंट नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ हमको इसका लेक्चर प्रोवाइड करो। ओके, बिंदास मुझे पूछने का कि सर हाँ लेक्चर रिकॉर्डेड होगा तो हमको भेज दो। वैसे मैं डालने वाला हूँ अपने पेज पे, यूट्यूब के पेज पे, ठीक है, आप लोग इजीली एक्सेस कर सकते हो। ओके, नो वोटिंग राइट्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते। ओके, एक्सेप्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग देम, ये याद रखना है कि उनके मैटर्स में अगर अफेक्ट हो रहा है तो ही वो वोटिंग करेंगे, नहीं तो वो लोग नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कौन से हो सकते हैं? सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल हो सकते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल हो सकते हैं क्या? रिडीमेबल और इरिडीमेबल हो सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ रिडीमेबल हो सकते हैं। ओनली रिडीमेबल। हाँ, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कैसा बोलने का? इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। तो कब होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन? एज पर द टर्म्स ऑफ इशू। ओके, कि मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है डिबेंचर्स के, उसके हिसाब से वो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 7% बोला है 5 सालों के लिए, 8% बोला है 7 सालों के लिए, ठीक है, 10% बोला है 10 सालों के लिए। हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है, तो वो तभी के तभी रिडीम होंगे, ठीक है, अभी रिडीम नहीं होंगे वो। डिबेंचर सर्टिफिकेट कब दिया जाता है? डिबेंचर अलॉट होने के बाद में 6 मंथ के बाद। ओके, उसके बाद क्या था? क्रिएटिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अच्छा, किसको कंपलसरी है डीआरआर को क्रिएट करना? डीआरआर क्रिएट करना किसको कंपलसरी है? कंपनी को। कौन सी? लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज को। कौन सी listed कंपनीज को? companies. अनलिस्टेड। हाँ, देखो अनलिस्टेड बोल रहा हूं मैं, मतलब जो कौन सी कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, आया समझ में? जो लिस्टेड नहीं है वो कंपनी को कंपलसरी है डीआरआर क्रिएट करना। लेकिन एमसीए ने क्या बोला है कि डीआरआर रिक्वायरमेंट इज रिमूव्ड फॉर द लिस्टेड कंपनीज। ओके, और लिस्टेड कंपनी के लिए डीआरआर कंपलसरी नहीं है। और डीआरआर क्या होता है कि एक ऐसा रिजर्व, ऐसा अपन अपन त्याला गल्ला म्हणतो ना, ठीक है, वो अपन ऐसा पिगी बैंक बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा रिजर्व जहां से हम लोग डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे। रिडम्पशन करना मतलब क्या? उनको रिडीम करना, उनको वापस देना पैसा, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास कोई तो प्रोविजन होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डीआरआर क्रिएट करेंगे। लेकिन किसको कंपलसरी है क्रिएट करना? अनलिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है, और लिस्टेड कंपनी को एमसीए ने क्या किया है 2019 में रिमूव कर दी वो रेस्ट्रिक्शन। ओके, और हाँ, लिस्टेड कंपनीज के साथ में और किसको किसको रिमूव किया है? एनबीएफसीज को भी किया। एनबीएफसीज मतलब कौन? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कौन है एनबीएफसीज? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ओके, और उसके साथ में कौन सी कंपनीज? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जो हाउसिंग का फाइनेंस प्रोवाइड करती है। ओके, उसके बाद में था अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। कब होगा अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी? अगर मैंने बोला 300 पीपल है, 300 डिबेंचर्स हम लोगों को इशू करने, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, ठीक है। इफ द कंपनी इशू द प्रोस्पेक्टस और इनवाइट्स फॉर मोर देन 500 डिबेंचर्स या फिर मोर देन 500 पीपल टू अप्लाई फॉर द डिबेंचर्स, in such a case a company has to compulsorily appoint the debenture trustee। आया समझ में? और डिबेंचर ट्रस्टी सिर्फ एक ही अपॉइंट होगा क्या? नहीं, नहीं, कंपनी नहीं, हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टीज। more debenture. ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा भी डिबेंचर ट्रस्टी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और डिबेंचर ट्रस्टी क्यों क्या काम करते हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। किसके हित में काम करते हैं? डिबेंचर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काम करते हैं। अगर सपोज डिबेंचर होल्डर्स के साथ में कुछ अगर गलती वगैरह हो जाती है, ठीक है, अगर सपोज कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को अगर इंटरेस्ट रेट पे नहीं किया,
या फिर सपोज 7% का इंटरेस्ट था, उनको 5% इंटरेस्ट रेट पे किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा इस केस में? अगर आप लोग डिबेंचर ट्रस्टी हो तो क्या करोगे इस केस में? कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो क्या करोगे इस केस में? और इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया ना मैंने कल। कंपनी ने क्या बोला सर? कंपनी ने अगर सपोज डिबेंचर होल्डर्स को बोला था हम लोग तुमको 7% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, स्नेह स्मिथ अगर डिबेंचर होल्डर्स है, उनको बोला गया कि तुमको 7% का ब्याज मिलेगा, लेकिन कंपनी सिर्फ 5% का ब्याज दे रही है, तो इस केस में डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करोगे ना तुम? डिबेंचर ट्रस्टी को बोलोगे कि ये क्या चल रहा है भाई, तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? यस रूपाली? सर डिबेंचर ट्रस्टी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास रिट्रेसल लेकर जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, रिड्रेसल का मतलब क्या होता है? उसको सोल्यूशन मिलना। ठीक है, सोल्यूशन देना। हाँ, कि उसको सोल्यूशन मिलेगा किसके पास से? एनसीएलटी के पास से। अरे कितना बोला मैंने कल, एनसीएलटी होता है वो, कि एनसीएलटी के पास जाएगा वो, कंपनी का जो कोर्ट होता है वो एनसीएलटी होता है। ग्रीवेंसेस मतलब क्या? कंप्लेंट्स। कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट्स है, ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट्स है, तो किसके पास जाएगा? डिबेंचर ट्रस्टी एनसीएलटी के पास जाएगा। ओके, रिड्रेसल का मतलब है रेमेडी और कंपनसेशन। ठीक है, तो फिर एनसीएलटी क्या करेगा? रेस्ट्रिक्शन डाल देगा। अभी क्या रेस्ट्रिक्शन डालेगा एनसीएलटी ऐसा डिफॉल्ट करने पर? अगर सपोज एनसीएलटी को लगता है, एनसीएलटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट यस द डिबेंचर ट्रस्टी इज टेलिंग द राइट थिंग्स, मतलब उसका दावा सच है, तो फिर एनसीएलटी क्या कर सकता है? कंपनी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है दूसरी लायबिलिटीज इनकर करने के लिए। मतलब कंपनी लोन नहीं ले सकती, कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती, कंपनी कोई भी कैपिटल बोरोड कैपिटल इशू नहीं कर सकती, कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं ले सकती, कंपनी डिबेंचर होल्डर्स नहीं इशू कर सकती, कंपनी बॉन्ड्स नहीं इशू कर सकती, कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आया समझ में? तो ये रिस्ट्रिक्शंस कंपनी एनसीएलटी उसको दे सकता है। और पनिशमेंट क्या होगी ऐसे डिफॉल्ट के लिए? या तो कंपनी को फाइन बैठेगा, और ऑफिसर्स को या फिर जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स या जो भी इंचार्ज है उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या तो फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, फाइन और प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का रिव्यू। डिबेंचर के डिबेंचर्स के क्या थे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कैसे डिबेंचर्स का प्रोविजन दिए हुए 2013 में। ओके, अब है डिबेंचर्स रूल्स। ठीक है, as per the share capital and debenture rules 2014, that is rule 18। 18 रूल 18 याद रखना है। देखो एक्ट में क्या लिखा होता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कल भी। एक्ट में क्या लिखा होता है कि भैया ऐसे ऐसे फैक्ट्स है। ठीक है, और रूल्स में क्या लिखा होता है कि इन फैक्ट्स को, इन प्रोविजंस को फॉलो कैसे करना है। ठीक है, इन रूल्स को फॉलो कैसे करना है। तो देखो, टेन्योर ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स को इशू कर रही है, तो क्या होगा उस केस में कि उनका एक टेन्योर फिक्स होगा। क्या होगा उनका टेन्योर? ठीक है, उनका क्या होगा? उनका टेन्योर। अभी टेन्योर का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। ओके, टेन्योर का मतलब क्या होता है कि कितने सालों तक, कितने ईयर्स तक, कितने टाइम पीरियड तक हम लोग डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि एमसीए की गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। ठीक है, एक्चुअली कंपनीज एक्ट में क्या लिखा गया है कि भैया देखो, एक नॉर्मल कंपनी है, कोई भी एक नॉर्मल कंपनी कितने सालों के लिए डिबेंचर्स इशू कर सकती है? सिर्फ और सिर्फ 10 सालों के लिए। आया समझ में? कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए वो इशू कर 10 सकती सालों है। के लिए। ओके, लेकिन ना ये नॉर्मल कंपनी हो गई। कौन सी कंपनी? नॉर्मल कंपनी। अगर नॉर्मल कंपनी को सिक्योर डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्योर। सिक्योर का मतलब क्या होता है?
कि जो सिक्योरिटी है, जिस डिबेंचर्स की अगेंस्ट कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखी हुई है अपन ने, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है कि डिबेंचर्स की अगेंस्ट, देखो डिबेंचर इज कौन सा कैपिटल, बोरोड कैपिटल, डेट कैपिटल, बराबर ना। अगर हम लोग किसी के पास से लोन ले रहे हैं या फिर किसी के पास से बोरो कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ रखना पड़ेगा ना उसके पास। तो इसी तरीके से सिक्योर डिबेंचर जो होते हैं उसकी अगेंस्ट कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है, कंपनी को। तो ऐसे डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स कितने सालों के लिए तक इशू कर सकती है कंपनी? फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, मतलब वो रिडीम हो जाने चाहिए 10 या उससे कम सालों में, ठीक है। मतलब कंपनी किसी को ये नहीं बोल सकती, अगर नॉर्मल कंपनी है तो वो किसी को ये नहीं बोल सकती कि ये ले भाई 15 साल की डिबेंचर्स, हम लोग तेरे को 15 सालों के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये कंपनीज एक्ट बोलता है, अभी एक्ट के बियॉन्ड कोई जाता नहीं है, ओके। उसके बाद में है लेकिन ओनली सर्टेन कंपनीज, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल कंपनीज के अलावा कौन सी कंपनीज है? इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज। कौन सी कंपनीज? इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज और गवर्नमेंट की कंपनीज, ठीक है। कौन सी कंपनीज? गवर्नमेंट की कंपनीज, ठीक है। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज विच आर परमिटेड बाय द एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अगर जिनको परमिशन दी होगी ऐसी कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको परमिशन दी होगी ऐसी कंपनीज, और आरबीआई ने जिनको परमिशन दी होगी ऐसी कंपनीज, ये चारों कंपनीज क्या हो सकती है? इशू कर सकती है मोर देन 10 ईयर्स, ठीक है। कितने सालों के बियॉन्ड कर सकती है? नॉर्मल कंपनी को 10 ईयर्स दिए, तो ये कंपनीज आर एक्सेप्शनल, मतलब ये कंपनीज 10 साल के बाद, मतलब 10 साल के ऊपर भी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है डिबेंचर्स को, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ऐसी कंपनी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से लेटर मिला हुआ है, तो वो कंपनी 15 सालों के लिए भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। आया समझ में? ऐसी कंपनी सर फिर ये नॉर्मल कंपनीज का क्यों नहीं है? नहीं, नॉर्मल कंपनीज को अगर सपोज ऐसे डिबेंचर्स अगर इशू करने को दे दिए ना, ठीक है, अगर सपोज 15-20 सालों तक, तो कंपनी का क्या भरोसा है कि कंपनी अपने एसेट्स को एकदम प्रॉपरली रखेगी? आ रहा है समझ में? हाँ कभी कभी क्या होता है कि कंपनियां ना अपनी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है, लोन्स लेते जाती है, लोन्स लेते जाती है। जो कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फॉर एग्जांपल जो कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो वो हेवी दिखता है बहुत, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा डेट दिखता है, डेट मतलब क्या? बोरोड कैपिटल दिखता है, एंड विच इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो इसी वजह से इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, मतलब कौन जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, उनका भरोसा कम हो जाता है कंपनी से, फिर कंपनी को पैसा नहीं मिलता, फिर कंपनी क्या होती है? अपने ऑपरेशंस नहीं कर पाती है, और अगर ऑपरेशंस नहीं कर पाती तो रेवेन्यू नहीं मिल पाता, और अगर रेवेन्यू नहीं मिल पाता तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई तो अल्टीमेटली बिजनेस बंद ही होने वाला है ना। आया समझ में क्यों नॉर्मल हाँ कंपनी नहीं कर सकती? ओके। सो ऐसे ऐसी कंपनीज विच आर परमिटेड बाय एमसीए, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, ठीक है। लेकिन यस, अगर ऐसी कंपनीज को परमिशन भी मिली है, अगर कोई कंपनी है जिसको परमिशन मिली है आरबीआई से, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हैंडल करती है, क्योंकि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लग जाते हैं, ठीक है। अगर सपोज किसी ने रेलवे लाइन खड़ा करने का कोई प्रोजेक्ट लिया होगा, तो कम से कम ऐसे समझो कि उसको है ना 15 साल तो कम से कम लगते हैं, करेक्ट। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए क्या बढ़ाया गया है? टेन्योर बढ़ाया गया है, ठीक है, सिक्योर डिबेंचर्स का टेन्योर क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, ओके। सो अगर सपोज ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी है या फिर ऐसी कोई कंपनी है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है, तो वो लोग नॉट मोर देन 30 ईयर्स के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अभी नॉट मोर देन 30 ईयर्स का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी अगर बोल रही है कि हम लोग 35 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो चलेगा क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं लिमिट कहाँ तक दी है? 30 ईयर्स तक ही दी है, but- ओके। तो देखो ऐसी कंपनीज क्या है? नॉर्मल कंपनीज के लिए 10 साल, और इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज के लिए 30 साल,
और कौन सी कंपनीज के लिए 30 साल तक है? एमसीए की अप्रूव्ड कंपनीज, एमसीए की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड कंपनीज और आरबीआई की अप्रूव्ड कंपनीज। आरबीआई। आया समझ में? ठीक सर है, एग्जांपल था ना कोई अभी? यही एग्जांपल दिया ना मैंने अभी कंपनीज का, मतलब लाइव कंपनीज का एग्जांपल दूं क्या? हाँ अशोका लेलैंड पता है क्या आप लोगों को? अशोका और एल&टी का, देखो अशोका और हाँ। एल&टी का क्या बना है अपने यहाँ पे? देखो नासिक में बहुत बड़ा पुल है, ब्रिज है, देखो द्वारका के यहाँ पे एल&टी और अशोका का। तो उन्होंने डिबेंचर्स 27 ईयर्स के लिए, 25 ईयर्स के लिए ऐसे डिबेंचर्स उन्होंने लेके रखे हुए हैं। लेकिन कौन से डिबेंचर्स? सिक्योर्ड वाले, क्योंकि उनको Secured। क्योंकि पैसा की जरूरत होती है ना उन लोगों को। आया समझ में? उनको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर सपोज कोई ऐसी कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस कंपनी है तो इट इज अ फुल डेट फ्री कंपनी। वो पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो डेट फ्री है, मतलब जिसके बुक्स में लायबिलिटीज नहीं है, ठीक है। और अगर लायबिलिटीज भी है तो दे आर पेड ऑफ, ठीक है। हाँ। तो ऐसी डेट फ्री कंपनी है तो ऐसी कंपनी को एनसीए परमिशन दे सकता है कि हाँ भाई चलो तुम्हारे पास लायबिलिटीज ज्यादा नहीं है और तुम्हारे पास उतनी कैपेसिटी है, तुम्हारी उतनी औकात है पे करने की, तो तुम लोग 30 साल के नीचे तक, मतलब 30 साल तक के डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर्स इशू कर सकते हो। लेकिन कंपनी इतना ज्यादा रिस्क क्यों उठाएगी? 30 साल तक के डिबेंचर्स कौन इशू करेगा? अरे समझ में? उससे बेटर है हम लोग इक्विटी शेयर्स इशू करें ना मार्केट में, रिस्क भी कम रहेगा। हाँ। ओके, ये हो गया पहली चीज। सेकेंड वाली चीज है क्रिएटिंग चार्ज ऑन एसेट। अभी चार्ज का मतलब क्या होता है? रिचार्ज करना क्या एसेट्स को? नहीं नहीं, ठीक है। या फिर वो चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करना क्या? नहीं नहीं चार्ज का मतलब क्या होता है फिर? गिरवी रखना। ओके, कीपिंग एज अ कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको रख कर देता हूँ। ओके, क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स। अभी क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब क्या है कि कंपनी हैज टू क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी। The value of charge should be adequate to cover the entire value of debentures issued and interest to be paid on it. If a government company issues secured debentures which has a central or state government guarantee, then there is no need of creating any charge on assets. Okay, देखो अभी चार्ज का मतलब क्या होता है? XYZ कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। XYZ कंपनी है, ओके। भी XYZ कंपनी ने 10,000 के डिबेंचर्स इशू किए, ओके। 10,000 रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, डिबेंचर्स को इशू किया कोई कंपनी, XYZ कंपनी। अब कंपनीज रूल्स में क्या लिखा हुआ है? कंपनीज कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स, शेयर्स एंड डिबेंचर रूल्स, रूल 18 में क्या लिखा हुआ है कि भैया देखो जो भी कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी सिक्योर डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, सिक्योर डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली इन डिबेंचर्स में क्या इंक्लूडेड होगा? इंटरेस्ट होगा परसेंटेज बेसिस पे, बराबर ना? विदाउट इंटरेस्ट कोई हाँ लेगा क्या डिबेंचर्स? नहीं लेगा, नहीं ठीक है। सो ये सिक्योर डिबेंचर्स को के अगेंस्ट, ठीक है, इन सिक्योर डिबेंचर्स के अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट क्या रखना पड़ता है हम लोगों को? कोई एसेट रखना पड़ता है। अगेंस्ट वी कीप, वी कौन? कंपनी, ठीक है, वी कीप एसेट्स, ओके। सो इन एसेट्स को कीप जब हम लोग रखते हैं तो इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज, ओके। क्या बोलते हैं इसको? क्रिएटिंग अ चार्ज, ओके, क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स। आया समझ में? अब इस चार्ज में क्या क्या कवर होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब इस चार्ज में कवर क्या क्या होना चाहिए? देखो,
इस चार्ज में कवर होना चाहिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स। ओके, आपको चार्ज कितने का क्रिएट करना है प्लस आपका इंटरेस्ट। आया समझ में? क्या क्या कवर होना चाहिए? आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे अपने केस में प्रिंसिपल कितना है? 10,000 का, बराबर ना? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000। ये क्लियर हो गया? ओके, ये हो गया 10,000 का प्लस 10,000 प्लस अगर सपोज हम लोगों ने यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट लिया होगा, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट लिया होगा। 10,000 का 10% कितना होता है? 1000। 1,000। तो हम लोगों को टोटल चार्ज कितने का क्रिएट करना होगा इस केस में? 11,000। एग्जैक्टली। ओके, तो हम लोगों को टोटल चार्ज क्रिएट करना होगा 11,000 का। इसका ही मतलब ये होता है कि हमारे पास इतने के एसेट्स होने चाहिए, ठीक है? क्या होने चाहिए? हमारे पास इतने के एसेट्स होने चाहिए। एसेट्स। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? इनको सिक्योर डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है? और मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज इस साल ये वाले जो डिबेंचर्स है इनका टेन्योर 5 इयर्स का होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? अगर सपोज इन सिक्योर डिबेंचर्स का अगर टेन्योर 5 इयर्स का होगा, ठीक है, अगर 5 इयर्स का होगा, तो अगर सपोज वो इस साल रिडीम होने वाले होंगे और हम लोग है ना अनलिस्टेड कंपनी है, ध्यान दो मैं क्या पूछ रहा हूँ, हम लोग अनलिस्टेड कंपनी है और वो इस साल रिडीम होने वाले हैं, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? कोई बता सकता है अगर अच्छे से तुमने ध्यान दिया है तो क्लास में? देखो मैंने ये फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ कि वी आर अनलिस्टेड कंपनी और हम लोगों के ये डिबेंचर्स इस साल रिडीम होने वाले हैं। सर फिर उनको लिस्ट करना पड़ेगा डिबेंचर रिडेम्पशन नहीं, सब के थ्रू। अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, लिस्ट नहीं हाँ, करना पड़ेगा, क्रिएट। हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, सिंपल। डीआरआर। ओके, क्या क्रिएट करना पड़ेगा? डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो यही प्रोविजन था, ठीक है, लॉ का। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ वेट और एक बात है इसमें कि लेकिन सपोज ये कंपनी अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है? इफ गवर्नमेंट। ठीक है, इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटी दी हुई है, गवर्नमेंट की अगर गारंटी है तो चार्ज क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पे चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आया समझ में? मैं इसको ये बॉक्स कर देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, company also has to execute a debenture trust deed either before issuing prospectus or offer letter or within 60 days. Okay, within 60 days from the allotment of debentures, the deed contains the terms and conditions agreed upon by the company and trustees. Clearly states that the role of the debenture trustee. Okay, मतलब देखो हम तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर्स कब कर सकते हैं? ठीक है, हम लोगों को जब प्रोस्पेक्टस जब इशू करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी को हम लोग कब अपॉइंट करेंगे? ट्रस्टी कब अपॉइंट होगा? ठीक है, ये कंपनी है XYZ कंपनी है, दिस इज एन XYZ कंपनी, ठीक है।
XYZ कंपनी है, अब ये XYZ कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अभी प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करेगी कंपनी, पागल है क्या प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए? क्यों प्रोस्पेक्टस इशू करेगी कंपनी? क्योंकि दे वांट टू इशू द डिबेंचर्स, बराबर ना? हाँ ठीक है, इशू हाँ। करनी है डिबेंचर्स इशू करने हम लोगों को। तो इस केस में इस प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, ओके, बिफोर कंपनी हैज टू अपॉइंट, ठीक है, दिस कंपनी हैज टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी। ओके, कौन अपॉइंट करना पड़ेगा? डिबेंचर ट्रस्टी। बेंचर। ओके, अभी देखो डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब एग्जीक्यूट होगी? वेट, a company has to also execute a debenture trust deed either before issuing the prospectus or offer letter or within 60 days from the date of allotment of debentures। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी तो अपॉइंट कर लिया, लेकिन जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड है, ठीक है, अब डिबेंचर ट्रस्ट डीड, अभी डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, किसके? डिबेंचर ट्रस्टी के, कि कितने डिबेंचर्स है, कितने डिबेंचर्स वो ट्रस्टी के हाथ में है। ठीक है, सो ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? आइदर बिफोर प्रोस्पेक्टस, ठीक है, बिफोर प्रोस्पेक्टस, ठीक है, या तो फिर बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर लेटर। ठीक है, मतलब देखो प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर है ना, कुछ केसेस में सही सेम ही होता है ना। ठीक है, ऑफर लेटर या तो फिर विदिन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट, विदिन 60 डेज ऑफ allotment of debentures। okay, within 60 days of allotment of debentures। आया समझ में? डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करना है? बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, देखो डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करना है? बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये वाले केस में देखो यहाँ तक, यहाँ पे अपॉइंट करना है। बिफोर क्यों, मतलब डिबेंचर ट्रस्टी को क्यों अपॉइंट करना पड़ता है? एक मिनट वेट। ठीक है, डिबेंचर ट्रस्टी अभी यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है, फिर उसके बाद में डिबेंचर ट्रस्ट डीड कब एग्जीक्यूट होगा? डिबेंचर ट्रस्ट डीड या तो प्रोस्पेक्टस के पहले, ऑफर लेटर के पहले। ठीक है, ऑफर लेटर दिया जाता है, सो ऑफर लेटर के पहले या तो फिर प्रोस्पेक्टस, अगर पब्लिक इशू होगा तो प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तो ऑफर लेटर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। और अगर ये दोनों में नहीं कर पाए तो अलॉटमेंट के बाद 60 डेज के अंदर, मतलब अगर सपोज हम लोग आज अलॉटमेंट कर रहे हैं, आज सितंबर है, तो सितंबर अक्टूबर मतलब 30 अक्टूबर के बाद, ठीक है, 30 अक्टूबर के बाद में क्या करना पड़ेगा? 30 अक्टूबर के बाद तक का उनको मैक्सिमम टाइम रहेगा, ओके, कि यहाँ तक आपको डिबेंचर ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करना है। आया समझ में? ओके, वेट, हाँ, और डीआरआर। बेटा प्रणव, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, पहले मैं लेट मी फिनिश दिस, क्योंकि एक लेक्चर में आ जाएगा फिर। ठीक है, फोर्थ इज नाउ क्रिएशन ऑफ डीआरआर। ठीक है, कंपनी हैज टू क्रिएट अ डीआरआर अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, company has to maintain at least 25% of the value of the outstanding debentures in the debenture redemption reserve account. Company has to invest or deposit on or before 30 April of each year a sum not less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year 31st March of the next year. Money from this account is used only for the redemption of debentures। Okay, let me first save this। मैं ये सेव कर लेता हूँ, आपको सेंड करने को तकलीफ नहीं। डीआरआर को कैसे क्रिएट करना है? ओके, डीआरआर कैसे क्रिएट करना है? कंपनी हैज टू क्रिएट अ डीआरआर अकाउंट, प्रॉफिट्स अवेलेबल। ठीक है, मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन द डीआरआर। ठीक है, मतलब जितने भी टोटल डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये हुए टोटल डिबेंचर्स, तो इसका 25%, ठीक है, किसमें रखना पड़ेगा? हमेशा डीआरआर में रखना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, सपोज अगर 100 आउटस्टैंडिंग होंगे तो कितने रखने पड़ेंगे? 25, ये मैं आउटस्टैंडिंग लिख देता हूँ। ठीक है,
25% DRR में रखने पड़ेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट, कंपनी हैज टू इन्वेस्ट और डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल ईच ईयर, ठीक है। अभी 30 अप्रैल ईच ईयर, अभी सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस साल करंट ईयर की बात करते हैं, ठीक है। करंट ईयर में इन 100 में से सपोज 20 डिबेंचर्स, ठीक है, 20 डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, 20 डिबेंचर्स मैच्योर हो रहा है। तो इन 20 डिबेंचर्स का 15%, ओके, इन 20 डिबेंचर्स का 15% क्या करना पड़ेगा इनको 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक किसमें ट्रांसफर करना होगा, DRR में, ट्रांसफर टू DRR, ओके, ट्रांसफर टू DRR 30 अप्रैल तक। और वो भी कौन से, मैच्योरिंग विद इन करंट ईयर, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैच्योर हो रहे, मैच्योर होना मतलब क्या, रिडीम होना, ठीक है, मैच्योर हो रहे हैं विद इन करंट ईयर, तो 15% का अमाउंट इनको रखना पड़ेगा DRR में, ओके। और अब इट डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च of the next year, money from this account is used only for the redemption of debentures, ठीक है। और ये जो डिबेंचर DRR हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं, ओके, अगर ये हम लोग DRR क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये DRR अगर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इट इज टू बी यूटिलाइज फॉर दी, ओनली यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब क्या, रिडीम होना, ओके, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आया समझ में। दिस मनी, ये मैं यहाँ पे मनी लिख देता हूँ, ओके, उनको ज्यादा समझ में आएगा। दिस मनी इज टू बी यूटिलाइज ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आया यहाँ तक समझ में, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ उसको, क्या क्या, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, हाँ उसका क्या, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का मतलब वो 25% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स वो नहीं समझा सर। ये देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि ये बाकी है, मैच्योर होने के बाकी है, मतलब क्या, देखो 100%, 100 डिबेंचर से टोटल, ठीक है, कितने 100 डिबेंचर से टोटल। अब ये 100 डिबेंचर कब कैसे आए हैं, बाकी के अगर सपोज हमारे पास पहले हम अज्यूम करते कि 200 होंगे, तो ये 100 ऑलरेडी मैच्योर हो गए, ठीक है, तो 200 में से -100, ठीक है, सो टोटल 100 आउटस्टैंडिंग है, तो इन 100 में से हम लोगों को 25% का रिजर्व रखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि डिबेंचर ये क्या, पहले तो बोरोड कैपिटल है, ठीक है, सो बोरोड कैपिटल का पेमेंट होना बहुत जरूरी है कंपनी के लिए, नहीं तो अगर सपोज बोरोड कैपिटल का पेमेंट अगर नहीं होता है ना, तो कंपनी का गुडविल खराब हो जाता है, आया समझ में, अगर इसका पेमेंट नहीं होता है तो गुडविल का खराब हो जाता है, इसके लिए कंपनी रिस्क नहीं लेती है, कंपनी क्या करती है 25% अपने सेफ्टी के लिए 25% का अमाउंट गले में डाल लेती है, आया समझ में, पक्का। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, हम तुम लोग है ना, मैं एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग अगर सपोज कोई भी एक घर खरीद रहे हो, बराबर, उस घर खरीदने की EMI तुम लोगों की हर मंथ की EMI आती है 20,000, ठीक है। अभी भगवान ना करे कि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए कोविड के जैसे, तुम्हारी तो यू विल बी आउट ऑफ द जॉब ना, तो अगर सपोज तुम्हारा जॉब चला जाएगा तो तुम्हारी EMI कौन भरेगा, तो इसके लिए इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू कीप एटलीस्ट 25% ऑफ योर इनकम फॉर द नेक्स्ट 3 months EMI, आया समझ में। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको आप लोग छोटे हो इस बात को समझने के लिए, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि है ना, इमरजेंसी के लिए ये 25% को डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में डाला जाता है, ताकि हम लोग इसमें से पैसा निकाले, ठीक है, और इनमें से पैसा निकाल के डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा दे दे, आया समझ में, डन। हाँ सर आया। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोग बाकी का कल सर देखेंगे। और वो बाकी के पॉइंट्स कब लिखने के?
कौन से? वो 3 बचे थे लास्ट 3 हाँ 7 वो 8 9 3 12 पॉइंट्स ना। हाँ स्नेह स्मिथ तुम लोगों ने लिखे क्या वो पॉइंट्स?